अच्छा यार, एक मिनट में चार्जर ले आऊँ लैपटॉप का, तो फिर क्लास शुरू करते हैं हम। अच्छा यार, हमने पढ़ा था कि दिस ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो जितना अभी दिस ऑपरेटर को हमने जितना अभी तक देखा है, यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो बता दें। कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं जो हम काम कर रहे थे। ये तो मसला हो गया यार, हमारी क्लॉक टाइप की क्लास जो थी वो काम नहीं कर रही। क्लॉक टाइप। अच्छा यार, कभी किसी ने आप लोगों में से ट्राई किया है कि कंसोल को जैसे कि हम 1 2 से कंट्रोल करें। जैसे आपने कोई मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाए होंगे, तो बजाय इसके कि हम उसको किसी 1 2 से कंट्रोल करें, अपने यूज़र की इनपुट लें, तो हम जो इनपुट है वो इनसे एरो की से लें, और सिलेक्शन जो है ये भी एरो की से लें, या माउस से क्लिक करें CMD पे और वो काम हो जाए। इस तरह का कभी किसी ने कोई काम किया हो या सोचा हो इस ऐप का कुछ करने का? कहीं पे प्रोसेसिंग में किया था ये सारा कुछ, इसमें तो कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, और किसी ने कोई इस तरह का कोई ट्राई किया हो? सैन, अली, तनियाल, आप में से किसी ने? किसी ने नहीं किया? अच्छा, तो हम PF की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह ये वाला काम करेंगे। तो आप लोग जो है वो क्लास में ले लो, बेहतर हो जाएगा। काशी भाई वाली वेटिंग में पड़ा हुआ है उसका, अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बस यार, मैं क्लास का कोड दोबारा कर लूँ, ये चल नहीं रही, फिर उसको भी ऐड करते हैं हम। अच्छा, क्लॉक टाइप डॉट एच। डबल क्लॉक, क्लॉक टाइप।
माजरत अली साहब, आपको हमने वेटिंग में इतनी देर छोड़ा रहा, तो अभी हम वापस कोड की तरफ जाते हैं, जो कोड हम कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक कोड किया था कि हमने दिस ऑपरेटर को देखा था कि दिस ऑपरेटर कैसे किसी ऑब्जेक्ट को एज अ होल ट्रीट करके उस पर काम करता है। तो अभी हमने फिर किए थे हम अपनी सीपीपी पे, और वहाँ पे हमने इसको ये काम किया था। अच्छा, कंस्ट्रक्टर रह गया, कंस्ट्रक्टर टाइप एच। तो हम ये काम कर रहे थे कि हमने एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करके पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया था। ठीक है, तो दोबारा इसको कमेंट करते हैं और फिर इनकी वैल्यूज चेक करते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो clock 2 डॉट प्रिंट टाइम। और वही बात कि जब आप किसी पॉइंटर को रिटर्न कर रहे होगे तो रिटर्न के टाइम पे आपने वो एम्परसेंड साइन लगाना है, क्योंकि जो पॉइंटर होता है वो रिटर्न होते हुए बाय रेफरेंस रिटर्न होता है, बाय वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं। तो 3 था तो 6 हो गया, 14 था 28 हो गया, और 4 था जो वो 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि उसने जो हमारा एक पूरा वो था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट था, वो पूरा रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा के उसको दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो बजाय इसके कि आप पूरा एक उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे एक नया क्लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते टेम्प का, फिर टेम्प डॉट हॉर्स, फिर टेम्प डॉट मेन, टेम्प डॉट सेकेंड करते और फिर यहाँ से टेम्प को रिटर्न करते। आपने सिंपल उसी को एक्सेस करके उसी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करके उसी के अंदर जो है आपने जिसके थ्रू उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा होता है दिस ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी दिस पॉइंटर, इसको मैं बार बार ऑपरेटर बोल देता हूँ। तो इस तरह की जो लंबी लंबी मैस बनती थी कोड में, उससे बचने के लिए दिस को हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज आज हमने देखनी थी वो है फ्रेंड फंक्शन। अभी तक हमने जितना काम किया है वो हमने किया है कि कम से कम हमारा कोड लगे, और सब जो हमारा कोड है वो सिक्योर है। उसमें हमने कुछ फंक्शंस को प्राइवेट किया, कुछ हमने वेरिएबल्स को प्राइवेट किया, फिर हमने सारा काम जो है फंक्शंस के अंदर किया। हमने मेन सारा खाली कर दिया ताकि मेन में कोई चीज़ चेंज ना हो सके। मतलब कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसका मकसद ये था कि हमारा जितना भी ऑपरेशंस हैं, जितना भी हमारा डेटा है वो यूज़र से हाइड हो जाए। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हमने दोबारा यूज़र के हाथ में एक थोड़ी सी अपनी चीज़ें वापस दे देनी है। वो कैसे कि हमने उसको अपना फ्रेंड बना देना है।
तो फ्रेंड फंक्शन ये होता है कि फ्रेंड फंक्शन आपकी क्लास का फ्रेंड होता है। आपकी क्लास का फ्रेंड होता है, तो जैसे आप अपने फ्रेंड से ट्रीटें लेते हो, उसकी चीज़ें लेते हो, सारा कुछ लेते हो वगैरह वगैरह, तो इसी तरह फ्रेंड फंक्शन जो है वो किसी भी क्लास, जिस क्लास का वो फ्रेंड होता है, उस क्लास के डेटा मेंबर्स को जो कि प्राइवेट हैं या फिर पब्लिक हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्लास की हर एक प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी के दोस्त हो, ठीक है, वो आप उसकी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप उसको कर सकते हो अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड है वो आपकी क्लास का, तो वो भी उसकी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन बनाते ऐसे हैं कि वो उसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक भी कर सकते हो, जैसे आप मर्जी करना चाहो। तो ज़रूरी ये आमतौर पर ये होता है कि ये फर्स्ट फंक्शन से पहले, सबसे पहले आप फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करते हो जो आपकी क्लास के हैं, उसके बाद बाकी फंक्शंस जो होते हैं आपके। तो उसके लिए फ्रेंड का रिजर्व वर्ड है कि इसमें सी प्लस प्लस में, और इसके बाद आप अपना फंक्शन बनाते हो, उसकी डेटा टाइप, रिटर्न टाइप सॉरी, और फिर उसका नाम। यहाँ पे मैं अब क्या फंक्शन बनाऊँ, चेक टाइम का बना लेते हैं, या फिर मैनिपुलेट टाइम का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फ्रेंड फंक्शन बन गया। जब आप फ्रेंड फंक्शन बनाओगे तो आप उसकी जो डेफिनेशन है वो हमेशा क्लास से बाहर करोगे। वैसे भी आपने जब अब क्लासेस बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना है जैसे मैंने किया है, कि आपकी जो डॉट एच फाइल है वो अलग हो, फंक्शंस अलग हो, और जो मेन फाइल है वो अलग हो। तो जब आप इसकी पर दूसरी फाइल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो तब आपने उसके साथ फ्रेंड का जो कीवर्ड है नहीं लगाना। फ्रेंड का कीवर्ड जो है सिर्फ क्लास के अंदर लगाना है, ताकि क्लास जो है उस फंक्शन को अपना फ्रेंड बना ले। ठीक है, तो हमारा फंक्शन था void, बल्कि उधर से डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, clock type dot h manipulate। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि फ्रेंड का कीवर्ड जो है इसके साथ नहीं लगाया, सिर्फ void manipulate टाइम लगाया है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर लगना है, ताकि आपकी क्लास इसको फ्रेंड बना सके। बाद में इसके साथ फ्रेंड का कीवर्ड नहीं लगना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्प्ले करवा देता हूँ कि इसके जो HR हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसके जो सेकंड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं कोई गलती कर रहा हूँ इसमें। अच्छा दानियाल, आपका कोई सवाल था? दानियाल, आपका शायद कोई सवाल था। चलें, मर्जी है यार आपकी। अच्छा, गलती ये थी कि यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भेजना है, तो क्लॉक टाइप का कोई सी ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्लॉक टाइप का सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप सी डॉट एच आर कर सकते हो, सी डॉट सेकेंड कर सकते हो, कंट्रोल से। आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
चलें आप इधर चैट में ही अपना क्वेश्चन कर लें। अच्छा, तो वैसे हम जो फंक्शंस बनाते हैं तो उन फंक्शंस के अंदर हम जो है अपने ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, जो फंक्शंस आउटसाइड ऑफ द क्लास होते हैं। अभी इसका नाम हमने लिखा क्लॉक टाइप के अंदर ही है, लेकिन जो ये फंक्शन है ये क्लास का मेंबर नहीं है, ठीक है। मेंबर कैसे नहीं है? क्योंकि जब हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, इसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन की है जब हमने, तो तब ये इसके साथ हमने उसकी क्लास की हेडिंग नहीं दी। जैसे हमने बाकी फंक्शन के साथ क्लास का नाम लिखा था, उस तरह इसके साथ हमने क्लास का नाम नहीं लिखा। लेकिन फिर भी ये जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट के सारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये है कि अगर हमने अपने फंक्शन को जो है अपने किसी उसको ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर को कहीं पे एक्सेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फ्रेंड फंक्शन यूज करेंगे। और फ्रेंड फंक्शन आपकी क्लास के अंदर फ्रेंड होता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और क्लास के बाय जब उसकी डेफिनेशन करते हैं तो तब साथ उसके हमें बताना नहीं पड़ता कि ये फ्रेंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और वो उसका बेसिकली कैसे एक्सेस करता है किसी चीज को और कैसे काम करता है। किसी को कोई सवाल? जी अली। जी अली बोले। क्या आप बोल रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। इसको मेन में ऐसे एक्सेस करते हैं कि ये हम आगे मेन में, अच्छा इसने इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी की जगह मेन के अंदर डाल दिया इसको। चलें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो क्लास इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी जो है वो हमारी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और ये जो है हमारी क्लास का मेंबर नहीं है, इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है मेन में हुई है। अब इसका एक्सेस सिंपल जैसे हम बाकी फंक्शन को करते हैं, मैनिपुलेट टाइम, और इसके अंदर जो आपने एक्सेस करवाना है उसका ऑब्जेक्ट वो भेज देना। तो अभी इसको एक्सेस करवा दिया है हमने, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है। यार आप लोग बोल रहे हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या मसला हो गया? काशिफ भाई, ये हेडर फाइल का तो पता है ये कैसे क्रिएट होती है, ये दो सीपीपी फाइल्स कैसे आपस में कनेक्ट होंगी? सीपीपी फाइल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे। चले इसका आउटपुट देख लेते हैं फिर उस तरफ आते हैं। तो ये ठीक हो हमारा गया। आउटपुट आ गया। तो ये आउटपुट आप देख लें कि कैसे उसने सारा कुछ डबल कर दिया, ठीक है। ये 6 28 और 8 था, तो ये 12 और 24 हो गया। हमने सिर्फ शायद मिनट्स या सेकंड, हाँ सिर्फ सेकंड्स डिस्प्ले करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह वो सारा कुछ डबल हो गया, 12 और 24 हो गया। तो इस तरह आप फ्रेंड फंक्शन के अंदर अपनी क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। जब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तो तब आपको फ्रेंड फंक्शन का असल मकसद सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीपीपी की तरफ आते हैं कि सबसे पहले हमने बनाया है, जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा मेन बनता है, ठीक है। मेन जो होता है वो हमारा मेन डॉट सीपीपी होता है हमेशा। यहाँ पे मैं क्लॉक टाइप लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम जो होता है वो मेन डॉट सीपीपी होता है, ठीक है, जो आप जहाँ पे आपका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद आप बनाते हो क्लॉक टाइप डॉट एच, ठीक है। क्लॉक टाइप डॉट एच बनाने का मकसद कि आपकी हेडर फाइल जो होती है, हेडर फाइल के अंदर आप अपने फंक्शंस और अपने वेरिएबल्स और अपना कंस्ट्रक्टर लिखते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एशनग्लो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस लगाया ताकि हम
इंट वगैरह को और बाकी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। तो जब क्लॉक टाइप डॉट एच बन जाएगी तो हम एक और इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी बनाएंगे। जब इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी बनाएंगे तो हम सिर्फ क्लॉक टाइप डॉट एच उसके अंदर इंक्लूड करवा देंगे। आर स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इस क्लॉक टाइप डॉट एच के अंदर से ये सारी जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर लेंगी, ठीक है। तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होगा तो हमारा कंपाइलर खुद देख लेता है कि इसकी डेफिनेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं, किस सीपीपी में पड़ी हुई हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसका नाम इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी ही रखो, कुछ भी रख सकते हो। ये सब करने का मकसद ये होता है कि हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि कंपाइलर भाई हमने यहाँ पे उसकी हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसी ना किसी फाइल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, वो ढूंढना आपका काम है, तो फिर वो ढूंढ खुद लेता है, ठीक है। फिर जब क्लॉक टाइप डॉट सीपीपी जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ अपना ये हैश इंक्लूड क्लॉक टाइप डॉट एच लिखा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम क्लॉक टाइप डॉट एच में लिख चुके हैं और यहाँ से वो सारा कुछ एक्सेस कर लेता है। अली, आपका कोई सवाल था? काशिफ भाई, मैं पूछ रहा था जहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया है जी इसके अंदर आपने डेफिनेशन जो इसके जो पैरामीटर्स आपने रखे हैं उसमें वो भी क्लॉक टाइप सी रखा है, जी, ये फिर ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी? ये ओवरलोडिंग नहीं है। ये बेसिकली मैंने एक फंक्शन के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट भेजा है। जैसे आप किसी सिंपल फंक्शन के अंदर कोई इंट का वेरिएबल भेजते हो या फिर कोई फ्लोट का वेरिएबल भेजते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना किया है कि एक इंट वगैरह का वेरिएबल भेजने के बजाय एक क्लॉक टाइप का वेरिएबल भेज दिया है। क्लॉक टाइप का वेरिएबल भेजने का मकसद ये है कि क्लॉक टाइप का ये फ्रेंड है, ठीक है। तो क्लॉक टाइप उसका ऑब्जेक्ट के ही मेंबर इसको ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्लॉक टाइप का वेरिएबल भेजा है और क्लॉक टाइप के वेरिएबल के इसने फिर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर लिया। अच्छा, क्लियर हो गया ली? जी काशिफ भाई। अच्छा सैन, आपका सवाल जो था कॉस्ट लगाया है, कॉस्ट का मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। देखिए गेट टाइम है ना, तो गेट टाइम के अंदर आपके फंक्शन में कोई चेंज किसी वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट लगा दिया। अगर इसके अंदर आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो आपको एरर दे देगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, और किसका क्वेश्चन है? तान्याल जी आप। काशिफ भाई, ये कॉन्स्ट का एक बार रिपीट कर दें प्लीज। कॉन्स्ट इसलिए लगाया है कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मकसद ये है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर इसके अंदर आप गलती से किसी चीज़ की, किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर देते हो या गलती से कर देते हो तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एम्परसेंड, ठीक है और जी। ये एम्परसेंड मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि ये एम्परसेंड लगाने का मकसद ये है कि जब आप किसी पॉइंटर को रिटर्न कर रहे होते हो तो हमेशा बाय रेफरेंस रिटर्न होता है, ठीक है। बाय रेफरेंस रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि पॉइंटर है, उसका कोई एक एड्रेस है, ठीक है। पॉइंटर हमने इसकी एक बेसिक्स देखी थी, लेकिन उसको अब हम इंशाल्लाह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद सही से कवर करेंगे। तो ये फर्क होता है सिंपल किसी वेरिएबल को रिटर्न करने में और किसी पॉइंटर को रिटर्न करने में, ठीक है। काशिफ, आपका सवाल था कोई? काशिफ भाई, ये जहाँ पे आपने हेडर फाइल क्रिएट की है सारी जो डॉट एच वाला है, इसके आपने ऊपर सबसे हैशटैग प्रागमा डॉट वंस का लगाया हुआ है हेडर फाइल टाइप, तो ये क्या चीज़ है? प्रैग्मा वंस का मकसद ये होता है कि ये सिर्फ एक दफा कंपाइल होगी, ठीक है। ठीक हो गया, अ, सही है। क्योंकि बाकी चेंजिंग जो होगी आपकी या आपकी इम्प्लीमेंटेशन में होगी या फिर आपके क्लॉक टाइप डॉट सीपीपी जहाँ मेन फंक्शन है उधर होगी, ठीक है। जी धन्यवाद। आपको क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
अच्छा चलें फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ या कोई मसला हुआ तो ग्रुप में जो है कि मैसेज करते हैं। काशिफ भाई कोड अपलोड कर दीजिएगा कैनवस पे, ये वाला। ठीक है, कोड में अभी अपलोड कर देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, और किसी का तो कोई सवाल नहीं है ना? ठीक हो गया, चले मैं अभी कोड अपलोड कर देता हूँ और आप लोग जो है जो हमारा वो था असाइनमेंट थी उसको भी कैनवस पे अपलोड कर दें ताकि मैं ज़रा आसानी से उसको चेक कर सकूँ। थोड़ी आसानी मेरे लिए हो जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे आप अपलोड कर दो, इंशाल्लाह मैं आज रात चेक करके तो सारा रिमार्क्स वगैरह दे दूंगा उस पर। और किसी का कोई सवाल हो अगर? ठीक है काशिफ भाई, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। जैन आपका कोई सवाल है? जी काशिफ भाई, मुझे ये पूछना था कि जो अभी की जो असाइनमेंट है इसको भी क्या हेडर फाइल्स में स्प्लिट करना था? जी, इसको भी हेडर फाइल में स्प्लिट करना था, क्योंकि देखें हमने जो एक चीज़ सीखी है ना, एक चीज़ हमने सीख ली है, तो ये चीज़ अब ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, ठीक है? तो जो चीज़ आप सीख चुके हो उस कोशिश करो कि आप उस चीज़ को काम में लेके आओ। काम में लेके आने का मकसद क्या है कि वो चीज़ आपके नेक्स्ट असाइनमेंट में आप जो उसको यूज़ करके रखो, ठीक है? अब ये सेपरेशन ऑफ फंक्शंस और ये हेडर फाइल्स हैं, ये भी आपने करना है। और कोई चीज़ अगर कोई बताई है तो वो भी आपने करनी है, ताकि जो जैसे जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते जाओ तो वो चीज़ आपके काम में आती जाए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? चलें, कोड में अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो कोड अभी अपलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। अगर फिर कोई क्वेश्चन आता है या कोड के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ के मैं आपको एक बुक भेज रहा हूँ, इधर ही मैं कैनवस पे अपलोड कर रहा हूँ, तो साथ साथ आप उस बुक से रीडिंग वगैरह कर लिया करो, क्योंकि रीडिंग जो होती है एक अच्छी चीज़ होती है। जब आप कोई चीज़ जो है सीख रहे होते हो उसके बारे में रीडिंग करते रहा करो। तो और कोई सवाल नहीं फिर? काशिफ भाई इनबॉक्स में क्वेश्चन पड़े हुए हैं 2, उनका आंसर कर दें। इनबॉक्स में? अच्छा। जी। 3ds आप जब यूज़ करोगे ना तो आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो जाएंगी ना, 3 फाइल्स बन जाएंगी। तो आपका जो सॉल्यूशन अगर आप डेव यूज़ कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करो कि तीनों जो फाइल्स होंगी आपकी एक ही रार फाइल में, एक ही रार फाइल बना के उसको अपलोड कर दो। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो पूरा जो आपका उस प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा वो पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर एक रार फाइल में कंप्रेस करके उसको अपलोड कर दो। बेहतर यह है कि आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ करो। अच्छा, और कोई सवाल? दोनों बुक और कोड दोनों चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, तो वो आप लोग देख लेना फिर। चलें ठीक है, फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं आज की, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह परसों। बल्कि ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खाने शाने लग गए हैं हाँ। तो कल की क्लास जो पीयर की होगी वो भी ज्वाइन कर लो, तो उसमें हम ये करेंगे कि उनको मैंने फॉर लूप पढ़ा दिया, तो फॉर लूप को ही यूज़ करके फिर हम इंशाल्लाह एक क्या कहते हैं उसको इंटरेक्टिव किस्म की CMD यूज़ करेंगे अपने इसके लिए, प्रोग्राम के लिए। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।